नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूरोपियन बाजारों में भारी उतार चढ़ाव, लिक्विडिटी बढ़ाने, ब्याज दरें घटाने की घोषणा भी मजबूती देने में नाकाम। आगे दरों में और कटौती नहीं करने के द्रागी के बयान के बाद हुई तेज मुनाफा वसूली। क्रूड में 2% की गिरावट से अमेरिकी बाजार सपाट बंद, हालांकि दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। एशियाई बाजारों में कमजोर कामकाज। आखिरकार राज्यसभा में पास हुआ रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल। बिल्डरों ने किया स्वागत, लेकिन जेल की सजा को बताया कठोर। आज आधार बिल होगा पेश। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 8 सरकारी बैंकों को किया डाउनग्रेड, 5 निजी बैंकों का आउटलुक भी किया निगेटिव। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आज शाम आएंगे आंकड़े। जनवरी में आईपी ग्रोथ 0.8% रहने के आसार। और आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स में डीएलएफ को मिला डेवलपर ऑफ द डिकेड का सम्मान। नामी डेवलपर चंद्रू रहेजा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं शुक्रवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी जिसे हम जानते हैं जिस नाम से, वो दिखा रहा है कि शायद एक कंसोलिडेशन का दिन या एटलीस्ट शुरुआत कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास होने वाली है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मानते हैं थोड़ा सा डिसाइसिव कॉल लेना बाजार में शायद इस समय मुश्किल बात होगी। एक ब्रॉड रेंज के लिए आप प्ले अप कर सकते हैं। अनिल का मानना है 7400 ऑन द डाउन साइड और 7550 अप साइड में। ये वो रेंज है, ये वो दायरा है जिसके इर्द गिर्द बाजार घूमता हुआ नजर आएगा। तो इस रेंज के बीच में क्या रणनीति बनाए, ये अनिल से मैं आगे जानूंगा। लेकिन इस समय जो कंसोलिडेशन या हल्की सुस्ती, हल्की नरमी एशिया में आपको देखने को मिल रही है, दरअसल ग्लोबली भी इक्विटीज में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। जबकि कल आपको याद होगा भारतीय बाजार बंद होने के बाद पूरी तरह से फोकल पॉइंट था यूरोपियन सेंट्रल बैंक या ईसीबी की बैठक। क्या आउटकम आया उसका, मारियो द्रागी साहब ने किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल के आया। इनफैक्ट मैं सीधे चलता हूं इस समय डिम्पी कालरा के पास, मेरे सहयोगी। डिम्पी, ईसीबी की बैठक मैं कुछ पढ़ रहा था तो उम्मीद से तो खरे उतरती हुई नजर आई है। आप पहले बताएं क्या क्या निकल के आया उस ईसीबी के आउटकम में, बैठक में। ईसीबी की अगर आप बैठक के हिसाब से देखेंगे आशीष, तो 2 चीजें बड़ी अहम थी। एक तो डिपॉजिट रेट का कट आना था और वो कट आया भी। मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन था ठीक वैसे ही आया, -0.4 हो गया है -0.3 से, यानी कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अभी भी बरकरार है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी को तेज करने के लिए आप सेविंग अब नहीं करें बल्कि इकोनॉमी में ही पैसा डालें। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर वहां पे आता हुआ दिखा। दूसरा, बॉन्ड खरीद की जो सीमा है उसको भी बढ़ा दिया गया है। वो 60 बिलियन यूरो से बढ़ाकर अब सीधा 80 बिलियन यूरो दिया गया है, यानी कि बॉन्ड खरीद से भी सिस्टम में जो डेट वाला पैसा उसको निकाल के हार्डकोर हॉट मनी लिक्विडिटी के अंदर पंप करने की बात सामने निकल के आई है। तो ये तो बहुत क्लियर था जो मार्केट चाहता था, लेकिन ये एक हिस्सा था। तब तक बाजार आप देखेंगे कि 2 से 2.5% ऊपर थे, लेकिन उसके बाद जब ये गाइडेंस के तौर पर यह आया कि हो सकता है आगे चलकर कभी भी अब कम से कम अब जल्द ही इसमें ब्याज दर में और कटौती नहीं की जाएगी, इसी से ही आपको काम चलाना होगा। उसके बाद बाजार के अंदर एक तेज मुनाफा वसूली जरूर हमने आती हुई दिखी है और इसने यह कह सकते हैं कि पूरे यूरोपीय बाजारों को काफी हद तक परेशान किया। और आप हैरान होंगे कि 2-2.5% जो बाजार तेज थे वो तो कल लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। इसमें कोई भी बाजार आप ऐसा नहीं था यूरोपियन बाजार मार्केट्स के अंदर, इतनी अच्छी खबर आने पर भी वो कोई भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब नहीं हुआ। कुल मिला के अगर आप ग्लोबल और संकेत देखेंगे तो यूएस के अंदर भी कुछ इसी तरह के आंकड़े आए। वहां पर 18,000 जॉब क्लेम्स घट गए हैं। इसके अलावा कच्चे तेल ने एक फ्लैट ही रेंज पकड़ी रखी, वहां पर कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं। अब जापान और फेडरल बैंक की देखना होगा यूएस के, वहां से क्या संकेत आते हैं। ओके, तो ईसीबी की बैठक उम्मीद पे खरी उतरी। पहले तो ध्यान रखें, हम कल से हाईलाइट कर रहे थे 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। ब्याज दरें, रेट कट एक्सपेक्टेशन था और ईसीबी ने अपने मेन इंटरेस्ट रेट्स को अब 0% पे ले आया है डिपॉजिट रेट्स में, और नेगेटिव रेट में ऑलरेडी थे उसे और नेगेटिव -0.3 से -0.4% पे ले गए हैं। दूसरा, क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम था वो और एग्रेसिवली शायद करते हुए नजर आया और एक्चुअली ऐसा ही हुआ है। 60 बिलियन यूरोज का बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम मंथली था, उसे बढ़ाकर 80 बिलियन यूरोज कर दिया गया है। तो दोनों उम्मीदों पे खरे उतरते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बावजूद दबाव में कामकाज होता हुआ नजर आया है। मारियो द्रागी साहब के स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक काम करते हैं, ईसीबी प्रेसिडेंट मारियो द्रागी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले उसको सुन लेते हैं। This comprehensive package
will exploit the synergies between the different instruments and has been calibrated to further ease financing conditions, stimulate new credit provision, and thereby reinforce the momentum of the euro area's economic recovery and accelerate the return of inflation to levels below but close to 2%. ओके, तो सब कुछ जब खरा उतरा तो फिर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में दबाव क्यों आया? ध्यान रखें, 2-3 रीजंस हैं। एक तो दागी साहब, ये तमाम सेंट्रल बैंक्स अब वो काम कर रहे हैं जिससे अब तक राहत मिली नहीं है। हमने लगातार लिक्विडिटी इंजेक्ट करी, उसके बावजूद ग्लोबल अर्थव्यवस्था के हालात सुधरे नहीं है, तो अभी और हम वही काम कर रहे हैं जिससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दूसरा, सेल ऑन न्यूज है। बाजार बहुत कुछ एंटिसिपेट करके बैठा हुआ था इस ईजीबी की बैठक से, तो अब जब वो आउटकम आ गया तो मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ। तीसरा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट, जो मारियो द्रागी साहब का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि शायद यहां से और दरों में कटौती करने की जरूरत शायद ना पड़े, यानी कि फर्दर ईजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स मायूस होते हुए नजर आए। इसलिए आप देख रहे हैं क्रॉस ग्लोब लाल निशान के साथ कामकाज हुआ इस बेहतरीन इवेंट या फिर अच्छे खासे आउटकम के बावजूद। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिलेटेड अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको याद होगा, भारतीय बाजारों में पिछले 6 दिनों के कंसोलिडेशन, 6 दिनों की तेजी के बाद कल उस तेजी पे पहला सेशन था जब ब्रेक रखता हुआ नजर आया। सेंसेक्स निफ्टी 2.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। निफ्टी 45 अंक नीचे और 7500 के नीचे जाके क्लोज हुआ। 7486 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी फिर से प्रेशर में, सरकारी बैंक्स पे ज्यादा दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट आईटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस जैसी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स भी कल के ट्रेडिंग सेशन में दबाव में थी। कल दबाव था, आज ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है या फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आज का ट्रेडिंग सेशन का फिर से एक प्रेशर वाला सेशन हो सकता है। अनिल जी, मैं आपकी कोट प्लेट पढ़ रहा था जिसमें आपने आज कोई स्पेसिफिकली कॉल नहीं दिया, लेकिन निफ्टी की एक मोटे मोटी रेंज समझाइए, क्या मतलब वो इसका? थोड़ा सा इंडेसिव लेवल्स हैं, कहना मुश्किल है बाजार किस करवट जाएगा। आशीष, संकेत काफी मिले जुले दिख रहे हैं पूरे बाजार से, चाहे वो ग्लोबल संकेत में है, बाजार काफी शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप हमारे लोकल ट्रिगर लें, एफआईएस के डेटा बड़े मिक्स हैं और बाजार बेहद सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों से खरीदारी भी आ रही है, ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है दिख रही, तो ये मिक्स संकेत है। लगता है थोड़ा सा और बाजार का हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड रह सकता है। फिर भी मैं एक्चुअली क्लियर कट कॉल इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब भारतीय बाजार खुले तो उस वक्त एशियाई बाजारों में किस तरह का ट्रेडिंग का रुझान रहता है, वो थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। सेंटीमेंट थोड़ा सा ढीला हुआ है क्योंकि 7500 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है, लेकिन डेटा अभी उतने खराब हुए नहीं है। तो मुझे लगता है 7400 से लेकर 7450 वो रेंज है जहां पर बाजार को अभी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उन लेवल्स के आसपास आते ही थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको आते हुए दिखती है, और 7500 से लेकर 7550 की रेंज वो है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखती है। तो इस रेंज को ट्रेड करना है तो इस रेंज के जिस तरफ बाजार पहले पहुंचे एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करना चाहिए। ओह, इंटरेस्टिंग है। तो 7400 से 7550 ये वो दायरा है निफ्टी जिसके इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नजर आएगा। इस रेंज को आपको प्ले करना है। कैसे? 7400 के पास आता है, फिर रेंज के लोअर साइड आता है तो शायद खरीदारी करने के मौके, और ऊपर जाता है 7550 के आसपास तो आपके पास शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। तो उतार चढ़ाव का सेशन या अस्थिरता आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अनिल बैंक निफ्टी की भी रेंज बता रहे हैं 15000 से 15300, तो लाइकवाइज उसे भी आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं। इन बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले डिम्पी के पास वापस जाना चाहूंगा जो वायदा बाजार का विश्लेषण लेकर आया हमारे लिए। कल डिम्पी वायदा बाजार में किस तरह की गतिविधि रही? कैश मार्केट में तो एफआई अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, पर ओवरऑल आंकड़े के काफी मिले जुले हैं। नहीं, एफ&ओ में उन्होंने कोई खास बड़ा कामकाज नहीं किया। अगर आप कैश मार्केट में देखें तो कल फिर से एफआईएस की तरफ से 1000 करोड़ की खरीदारी है, ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड है। लेकिन कल एफआईएस का अगर आप डाटा एफ&ओ में देखेंगे तो कुछ खास ट्रेड नहीं है, सिर्फ 28 करोड़ रुपए का मामूली नेट सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर आके, और करीब 412 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेड होता है दिखा, ये बाय ट्रेड था। अब इंपॉर्टेंट बात जो भी अनिल बता रहे थे कि हाँ आपको बाय किस तरह से करना और किस तरह से, अगर आप इसमें ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से देखेंगे आपको 7550 की जो कॉल
कॉल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और कल यहाँ पे प्रीमियम शेडिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि 7550 या फिर 7500 की रेंज पे आसपास आके ट्रेडर्स थोड़ा अपने आप को इजीनेस फील नहीं करते हैं, क्योंकि बाजार को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसलिए ये रेंज हमेशा से एक सेलिंग रेंज रहेगी जब तक इस रेंज को बहुत डिसाइसिवली या फिर गैप अप पार नहीं करते हैं। दूसरा, 7300 आपके लिए बहुत अच्छी एक पुट हो सकती है, जहां पे आप एड ऑन कर सकते हैं जब भी बाजार आपको थोड़ा कमजोर दिखे, क्योंकि यहां तक बाजार के आने के चांसेस हैं, क्योंकि कल यहां पे प्रीमियम ऐड होता हुआ दिखा और ओपन इंटरेस्ट भी करीब 2.5 लाख शेयरों के आसपास का था। तो कुल मिला के एक एक्टिव पुट है 7300 की, जो आपको बहुत जल्दी जल्दी पैसा बना के दे सकती है अगर बाजार थोड़ा सा भी कमजोर होता है तो। ओके, चलिए, तो ये वायदा बाजार से इस तरह के संकेत आते हुए, लेकिन मैंने कहा था एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा। निफ्टी पे आप स्ट्रैटेजी बताने के हमारे साथ हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन सर, बताएं किस तरह से कामकाज करूं निफ्टी में। मॉर्निंग आशीष जी। निफ्टी पे बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर लेवल्स है 7430 ऑन द लोअर साइड एंड 7510 ऑन द हायर साइड। ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर लेवल्स है। अगर 7430 निकल जाता है आज के ट्रेडिंग में तो 7370 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीकनेस होगी सिर्फ 7430 के नीचे। अगर निफ्टी 7510 के ऊपर चलता है तभी एक तेजी का रुझान लेके चलना चाहिए। तो इस रेंज के जब तक बीच में मैं कामकाज ना करूं? बिल्कुल। ओके, अच्छा, कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सर आज के लिए? दो स्टॉक्स है, एक तेजी का एक मंदी का। तेजी में टोरेंट पावर एक अच्छा चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट दिया है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का, तो 232 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट 260 मिनिमम होने चाहिए। एक सेलकॉल कोलपाल पे है, स्टॉप लॉस 818 का और टारगेट 790। टोरेंट पावर खरीदारी करने की सलाह, कोलगेट पामोलिव में बिकवाली करके चले। और दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है रेंज एक सीमित दायरे में कामकाज होगा। हालांकि अनिल मानते हैं 7400 से 7550 का वो रेंज है, नीचे आता है खरीदारी करें, ऊपर जाता है बिकवाली करने के मौके ढूंढें। किरण कहते हैं 7430 के नीचे जाएगा तो बिकवाली करके चलें, प्रेशर गहराएगा। 7510 के ऊपर अगर सपोर्ट मिला बाजार को तो शायद 7510 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, खरीदारी करने के मौके होंगे। इस रेंज को आप ट्रेड ना करें। लेकिन चलिए, आज बाजार में हमने ट्रेडिंग आइडियाज समझे, लेकिन कौन से वो टॉप 5 शेयर्स हैं जो खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं, जानते मेरे सहयोगी हेमंत गई से जो स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कौन से रडार पर रहने वाले? सन फार्मा रहेगा रडार पर। यहां पर खराब खबरें आती हुई अमेरिका में इन्होंने दवा का रिकॉल किया और ध्यान रखिए दवा हलोल प्लांट में बनी थी। करीब करीब 4 लाख कार्टन्स हैं जो इन्होंने रिकॉल किए। सन फार्मा की शेयर पर नजर रखिएगा नेगेटिव साइड पर, लेकिन पॉजिटिव साइड पर नजर रखिए एनबीसीसी के लिए। जी हाँ, एनबीसीसी के लिए जो आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है उसमें स्टॉक स्प्लिट के ऊपर मंजूरी मिल सकती है, तो इस शेयर में एक तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। डीएलएफ, एचडीआईएल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अनंत राज, ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कर फाइनली हमने देखा रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास हो गया है। अच्छा कहा जा रहा है ये बड़ी कंपनियों के लिए और मजबूत कंपनियों के लिए, तो देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन आज देखने को मिलता है इन शेयरों पर। साथ ही टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जिस तरह से ईसीबी की बैठक का आउटकम पॉजिटिव निकल कर आया। हालांकि स्टेटमेंट्स मारियो द्रागी के थोड़े निराशाजनक थे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो पॉजिटिव किया है। रेट कट किया है, बॉन्ड खरीदारी का जो प्रोग्राम है वो जारी रखेंगे। मेटल्स में आज हरकत देखने को मिल सकती है, तो मेटल पैक आपके फोकस पे रहना चाहिए। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयर, साथ ही कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक पर भी नजर रखिए। देखिए, ओएफएस का हैंगओवर खत्म हो गया। कल ओएफएस बंद हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी सब्सक्राइब कर लिया। करीब करीब टोटल 19.5 लाख शेयरों का इशू था और देखिए रिस्पांस अच्छा मिला है। 55 लाख शेयरों के लिए बोलियां लगी हैं और उसमें से एफआईआईज ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। एलआईसी ने करीब करीब 15% हिस्सेदारी खरीदी है। तो अब ओएफएस का हैंगओवर खत्म होने के बाद आज एक रिलीफ का दिन हो सकता है कंटेनर कॉर्पोरेशन के शेयर के लिए। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से हरकत में रहेंगे, उनका रैपअप आपकी स्क्रीन पर। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज और करेंसीज पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब नहीं चलेगी बिल्डरों की मनमानी। अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। संसद ने बिल्डरों पर लगाम कसने के लिए रियल एस्टेट बिल पास कर दिया है। बिल्डरों पर नजर रखने के लिए एक अथॉरिटी होगी। बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बिल की डिटेल्स बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। इसमें सबसे अहम फैसला ये लिया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली कंपनी उस प्रोजेक्ट की कुल लागत का
70% एक अलग खाते में रखेगी रकम, और उस रकम का इस्तेमाल दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं किया जा सकेगा। ये हालांकि पहली नजर में ऐसा लगता है कि बिल्डर पर सख्ती की गई है, लेकिन सच पूछें तो पिछले दरवाजे से बिल्डर को राहत दी गई है, क्योंकि शुरू में कहा गया था कि 50% रकम ही इस खाते में रखनी होगी। बिल्डर की लॉबी कह रही थी 50% से भी घटा दिया जाए, लेकिन नए संशोधन में 50% से बढ़ा करके 70% कर दिया गया है। लेकिन यह कहा गया है कि प्रोजेक्ट की कुल लागत में बिल्डिंग बनाने में होने वाले खर्च के साथ साथ जमीन की कीमत को भी शामिल किया जाएगा, यानी एक तरह से राहत भी कह सकते हैं बिल्डर को। दूसरी बड़ी बात यह की गई है कि पहले यह कहा गया था कि यह बिल उसी पर लागू होगा जो प्रोजेक्ट 1000 स्क्वायर मीटर में बन रहा हो, लेकिन अब इसकी मियाद को, इसकी सीमा को घटा दी गई है और कहा गया है कि वो सारे प्रोजेक्ट जो 500 स्क्वायर मीटर में बन रहे हो, जहां पे कम से कम 8 फ्लैट बन रहे हो, वो इस नियम के दायरे में आएगा। उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। ओके, तो आज तमाम रियल एस्टेट कंपनीज ट्रेड में हरकत में रहेंगी, लेकिन अब कमोडिटीज की तरफ फोकस। कल आपको याद होगा कच्चे तेल में दबाव के साथ कामकाज था, 2% की कमजोरी थी, लेकिन हाईलाइट था सोना। कल 1% का उछाल ईसीबी के इतने तगड़े लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के बावजूद, वो इसीलिए क्योंकि यूरो में कल हमने देखा वापस एक तगड़ा बाउंस बैक आता हुआ, क्योंकि मारियो द्रागी साहब ने इंडिकेट करा कि शायद अब ब्याज दरों में ज्यादा कटौती यूरोजोन में अब यहां से देखने को नहीं मिलेगी। मेरे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनुज, कल तो सोने में एक अच्छा उछाल था, उन स्टेटमेंट्स के बाद, उस द्रागी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? खरीदारी कर लूं सोने में सर? जी बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो गोल्ड में जो अब इंडिकेटर मिले हैं वो यही है कि गोल्ड में पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है, और कंटिन्यूस अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से गोल्ड के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बना है। हालांकि अभी ईसीबी की मीटिंग के बाद अब और ज्यादा ये क्लियर हो गया है कि जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हमने कल ही देखा ही, कल काफी लोअर लेवल से बाउंस आता हुआ देखा गया है। ईसीबी ने जो इंटरेस्ट रेट कट किए और जो स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन है कि वो यूरो को स्ट्रांग करेंगे, और यूरो अगर स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के अंदर एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी भी बाइंग साइड में रहना चाहिए। हालांकि भाव अभी 30,000 के नीचे है, बट मुझे लगता है कि 30,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो बीच होता है तो हम एक तेजी से और तेजी आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं ये भी अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए, तो गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है। ओके, तो सोने में खरीदारी करने की सलाह। इनफैक्ट एंजल कमोडिटीज का मानना है कच्चे तेल में खरीदारी करें, रुपए में खरीदारी करके चलें। वो स्ट्रेटजीज आपकी स्क्रीन पर आती हुई। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता? किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब? जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। यही नहीं, व्यूअर्स का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जी हां, अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। तो जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। चलिए जाते जाते एक बार देख लेते हैं शुक्रवार की सुबह किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। एसजीएक्स दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। आपकी स्क्रीन पर महज 6 अंक का दबाव। एक्सपर्ट्स मानते हैं एक रेंज बाउंड ट्रेड है। किरण का स्पेसिफिकली कहना है 7430 के नीचे स्लिप होता है अगर निफ्टी तो बिकवाली करने के मौके, और 7510 के अगर ऊपर जाता है तो फिर आप ऐड करें। इस बीच की रेंज में शायद एक नो ट्रेड जोन समझ में आती है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।